हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे और आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और उसे खूब एंजॉय किया होगा। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है, जिसमें हमने समझा कि फ्रेंच उस टर्म को बोलते हैं जब हम कोई भी चीज जो बिलोंग करती है फ्रांस के साथ, उसको हम फ्रेंच कहते हैं। और रिवॉल्यूशन को हमने समझा था कि रिवॉल्यूशन इज एक्चुअली अ रैपिड चेंज, मेजर चेंज एंड सडन चेंज। ये किसी भी फील्ड में आ सकता है। इसके अलावा हमने समझा कि रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में उस कंडीशन को बोलते हैं जब कंट्री के लोग एक जुट होकर अपनी रिजीम के खिलाफ हो जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए या सिस्टम के खिलाफ हो जाए और उसे चेंज कर दे, तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये रिवॉल्यूशन फ्रांस में आया कब था? व्हेन में हमने सीखा 1789 से लेकर 1799 तक के जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उनको हम कंबाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। वाई में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काजेस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिसमें हमने 14 जुलाई का एपिसोड देखा, जहां पर बहुत सारे लोग 7,000 के करीब जुमा हुए थे टाउन हॉल के सामने और फाइनली उन्होंने बेस्टाइल को वहां पर तहस नहस कर दिया, उसके सारे फ्रेगमेंट्स को बेच दिया बाजार में, और इसी से शुरुआत होती है सीरीज ऑफ इवेंट्स की। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाई दिस रिवॉल्यूशन और व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने से पहले हमें फ्रांस की सोसाइटी को समझना होगा। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री जो फ्रांस है, 1700 के टाइम पर वहाँ के जो रूलर होते हैं वो होते हैं ल्यूस 14। ल्यूस 14 जो है वो फ्रांस के रूलर होते हैं 1700 के टाइम पर। ल्यूस 14 के बारे में ये मशहूर है कि वो एक पावरफुल रूलर थे, बहुत अच्छे रूलर थे। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो कि था मोनार्की। इसके अलावा जो सोसाइटी थी फ्रांस में हमने सीखा कि फ्रांस में 1700 के टाइम पर ल्यूस 14 यहाँ के रूलर थे। इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पर वो था मोनार्की। तो मोनार्की को समझने के लिए आप ये बात याद रखें कि monarchy is actually a form of government in which all the powers are vested and all the power is controlled by one person, that is monarch, a king जो है वो सारे पावर्स को कंट्रोल किए होता है। इसी तरह से जो यहाँ का मोनार्क था 1700 के टाइम पर वो ल्यूस 14 था। और इस वक्त जो फ्रांस है वो कल्चरल हब माना जाता था। ये एक वेल्दी स्टेट था क्योंकि इसके पास बहुत सारी कॉलोनीज थी। जो आप कॉलोनिज्म पढ़ चुके होंगे 8th में, कि कॉलोनिज्म के अंडर इसने बहुत सारी कॉलोनीज को अपने अंडर कर रखा था और इसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। लेकिन धीरे धीरे जब ल्यूस 16 के बाद ल्यूस 14 के बाद ल्यूस 15 आते हैं, उस वक्त फ्रांस की जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है। वो खराब कैसे हो जाती है? क्योंकि जो फ्रांस है वो वार में इन्वॉल्व हो जाता है। फ्रांस वार, जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और फाइनली वहां पर उसके बहुत सारे पैसे उड़ जाते हैं और जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। ल्यूस 16 जब आते हैं 1774 में, उस वक्त जो फ्रांस की कंडीशन होती है वो बहुत खराब हो चुकी होती है। उस वक्त यहाँ के सारे खजाने खाली होते हैं, यहाँ की जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी पाता है ल्यूस 16। और यही से वो सोचने लगता है कि मैं इस इकोनॉमी का क्या करूं, और एक दिन उसे सोचता है कि मैं टैक्सेस को बढ़ाऊं। लेकिन टैक्सेस को बढ़ाने से पहले उसने बहुत तरकीबें सोची थी। फाइनली उसको टैक्सेस बढ़ाने की तरकीब सोची जो कि बाद में सफल नहीं रही, लेकिन लोगों को उसने मोबिलाइज किया। उस टैक्सेशन की वजह से लोग भड़क उठे। सोसाइटी की बात करें, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। जो 3 क्लासेस थे वो था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लेरिजी को हम काउंट करते हैं, यानी
चर्च, उससे रिलेटेड जो भी रिलीजियस पर्सनालिटीज हैं, जो भी चर्च के बड़े-बड़े लोग हैं, वो क्लेरिजी में काउंट होते थे। सेम उसी तरह जिस तरह इंडिया में कभी ब्राह्मण्स होते थे। इसके बाद जो सेकंड स्टेट था, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी था। नोबिलिटी, रिच पर्सन्स, बड़े-बड़े बिजनेसमैन और जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, वो काउंट होते थे नोबिलिटी में। और नोबिलिटी जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में और मिलिट्री में ज़्यादा इनका डोमिनेंस था। तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेट था, वो था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लेयर्स, बाकी पीजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेस और लेबर सर्वेंट्स, यानी आम आदमी जो है उसको काउंट किया जाता था थर्ड स्टेट में। यहाँ पर प्रॉब्लम जो था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये था कि जो ये फर्स्ट स्टेट वाले थे, फर्स्ट स्टेट कुछ जो ये लोग थे, ये यही कुछ 1% के करीब थे। यानी 1% के करीब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, वो रहा करते थे फ्रांस में। फिर सेकंड स्टेट के लोग थे, वो कुछ 2% के करीब थे। यानी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो बचता है 97%। 97% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में रहता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि इस फर्स्ट स्टेट के पास यहाँ पर जो लैंड था, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास बहुत ज्यादा था। यानी इन्होंने 60% ऑफ लैंड जो है वो कवर करके रखा था। बाकी जो 40% लैंड है वो इन पीजेंट्स और स्मॉल लेबरर्स या स्मॉल लैंडलेस लेबरर्स के पास बचता था। उसमें से भी बहुत सारा लैंड जो बिग बिजनेसमैन या बड़े-बड़े पीजेंट्स थे वो ले जाते थे और यही कुछ छोटा सा बहुत कम जो लैंड है वो बचता था थर्ड स्टेट के लिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट्स में ही, वो एक बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इस क्लास डिवीजन की वजह से, इस सोसाइटी के इस डिवीजन की वजह से, इस हियरार्की की वजह से, जहां पर जिस हियरार्की में ऊपर फर्स्ट स्टेट है, फिर सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है, ये एक प्रॉब्लम था फ्रांस में। दूसरी चीज ये कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है वो एग्जेम्प्टेड थे, यानी वो किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। वाइल एज जो थर्ड स्टेट था वो हर तरह के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, टैक्सेस, बाकी चीज सारा कुछ उन्हीं को भरना पड़ता था। और ये लोग जो है थर्ड स्टेट के, ये बहुत तंग आ चुके थे इस सिस्टम से। ये चाहते थे कि ये जो सिस्टम है ये खत्म हो जाए। यानी सोशल काज में अगर हम देखें तो सोसाइटी जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में। ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पर, ये थर्ड स्टेट वाले चाहते थे कि ये जो सिस्टम है ये चेंज हो जाए, क्योंकि यही बेचारे सारा कुछ पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट हर एक प्रिविलेज को एंजॉय करते थे और कोई भी टैक्स नहीं भरते थे। जहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 टैक्सेस थे उस वक्त। एक था टिट्स और टैली। जो टिट्स है ये एक टैक्स था जो भरना पड़ता था पीजेंट्स को, यानी थर्ड स्टेट्स को भरना पड़ता था। जो ये इनको पे करना पड़ता था चर्च को, यानी चर्च को देना पड़ता था ये टैक्स। इसी तरह से टैली जो है वो टैक्स डायरेक्टली स्टेट को भरना पड़ता था इन्हें। और ये प्रॉब्लम जो थी थर्ड स्टेट के साथ, इससे ये तंग आ चुके थे। तो ये एक पहला काज बन जाता है यहाँ पर कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन आगे जाकर आता है, उसका पहला काज ये है कि सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। दूसरा काज जो है, जैसा आपने यहाँ पर देखा 1700 के टाइम पर जो फ्रांस एक कल्चरल हब माना जाता था, वेल्थ में नंबर 1 माना जाता था, वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। जब 1715 में यहाँ पर लुईस 15 आते हैं तो क्या हो जाता है, अचानक से यहाँ पर अमेरिका में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, वो अमेरिकन कॉलोनीज ने शुरू किया था अगेंस्ट ब्रिटिश। इट वाज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो शुरू किया था अमेरिकन कॉलोनीज ने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर सेम एनिमी जो अमेरिकन का एनिमी था, वही एनिमी फ्रांस का भी था। तो फ्रांस ने यहाँ पर मौके पर चौका उठाने की कोशिश की। वो ये था कि इसने फंडिंग की इन अमेरिकन कॉलोनीज को, ताकि वो वहां पर
लड़े और ब्रिटेन को हराकर वहां पर इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। और ये सफल भी हुए इस मिशन में, क्योंकि इन्होंने फंडिंग की और बहुत ज्यादा फंडिंग की, जिसकी वजह से आगे जाकर अमेरिकन को फायदा तो हुआ, लेकिन फ्रांस को खुद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ल्यूस 15 की वजह से, क्योंकि उस वक्त रूलर जो थे ल्यूस 15 ही थे, जो आए थे 1715 में रूल करने। यानी मोनार्क जो 1715 में बने वो ल्यूस 15 थे। फिर ल्यूस 16 जब 1774 में आ जाते हैं, जो कि बर्बन फैमिली के थे, और 20 साल की उम्र में उसने शादी की थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी मैरी एंटोनी, उसके साथ शादी की थी। और ये जब आता है 1774 में, ये देखता है कि जो गवर्नमेंट ट्रेजेडी है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और इस ट्रेजेडी को भरने के लिए वो बहुत सारी तरकीबें सूझता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी तरकीब नहीं आती है। और फाइनली वो इसका सलूशन ढूंढ लेता है कि हमें टैक्सेस को बढ़ाना होगा। यहाँ पर टैक्सेस को बढ़ाने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा था वार की वजह से, जो 20 ईयर्स ऑफ वार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा वार जो चला था उसमें फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर इसके जो कर्जे थे वो बढ़ गए। पहले 1 बिलियन हुआ करता था, लेकिन अब वो 2 बिलियन हो चुका था। जो लेंडर्स थे फ्रांस के, उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया था लोन्स पर, और फ्रांस जो था वो सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो फ्रांस ने यहाँ पर टैक्सेस को इंक्रीज करने की कोशिश की, जो कि बाद में नाकाम कर दिया गया। और ये जो टैक्सेस है ये ऐसे नहीं बढ़ते थे। टैक्सेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से पार्लियामेंट बुलानी पड़ती थी, यानी किंग के पास ये राइट नहीं था। although he was a monarch, he was supreme power, but he has no power to increase taxes in France। उसके लिए जो करना होता था वो था स्टेट्स जनरल को बुलाना। स्टेट्स जनरल जो इनका पार्लियामेंट हुआ करता था, इनकी असेंबली हुआ करती थी, स्टेट्स जनरल। यहाँ पर हम काजेज पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। स्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ा क्योंकि ल्यूस 16 जो कि तंग आ चुके थे, अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस थे मिलिट्री पर, कोर्ट्स पर, यूनिवर्सिटी चलानी थी, या बाकी जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा मैं टैक्सेस को बढ़ा दूं, और फाइनली वो कॉल देता है, बोलता है कि हम स्टेट्स जनरल बुला रहे हैं। और वो जो स्टेट जनरल है उसका जो टाइम था बुलाने का वो था 5 मई। 5 मई को इन्होंने स्टेट्स जनरल बुलाया। 15 मई 1789। 1789 को ल्यूस 16 स्टेट्स जनरल बुलाते हैं। स्टेट्स जनरल बुलाते ही जब फ्रांस में यह खबर फैल जाती है कि स्टेट जनरल बुलाई गई है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेट जो बेचारे बहुत तंग आ चुके थे इस सिस्टम से, जो टैक्स भर भर के, जिनको अब अपना घर भी नहीं चल पाता था जिनसे, अब वो तैयार थे कि हम 5 मई के दिन अब ल्यूस 16 को सारे अपने दुख और सारी अपनी ग्रीवेंसेस बताकर इस सिस्टम को एंड कर देंगे, या एटलीस्ट हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। तो सारे लोग अब आकर मिलते हैं स्टेट्स जनरल में। स्टेट्स जनरल जो कि पार्लियामेंट हुआ करता था फ्रांस का, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आप देखते हो फ्रांस में थी प्रियर टू द 1789, जिसमें थर्ड स्टेट ज्यादा पिस रहा था। तो यहाँ पर स्टेट जनरल जब बुलाई गई तो वहां का जो सिस्टम था मेंबरशिप का वो था 300 members 300 members from first state, and then 300 members from second state, then there were 600 members from third state। here you can see, आप देख सकते हो कि जो 300 मेंबर्स हैं फर्स्ट स्टेट के, फिर 300 मेंबर्स हैं सेकंड स्टेट के, और फिर 600 मेंबर्स है थर्ड स्टेट के। आपको अपेरेंटली दिख रहा होगा कि जो मेंबरशिप यहाँ पर वो ज्यादा है थर्ड स्टेट की, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो
ऊपर 3% है, यानी 1% ऑफ क्लेरिजी, देन 2% ऑफ नोबिलिटी, इट बिकम्स 3%, यानी टोटल पॉपुलेशन जो 3% है, उनके पास यहाँ पर 600 यानी 300 प्लस 300 हमारे 600 बन जाते हैं। 600 मेंबर्स हैं, उनकी मेंबरशिप जो पार्लियामेंट में है वो 600 है। वहीं पर 97% पॉपुलेशन जो है थर्ड स्टेट की, उन बेचारों के पास भी 600 है, यानी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है इस मेंबरशिप के सिस्टम में। तो अब ल्यू 16 जब एंटर होते हैं स्टेट जनरल में, वहां पर पूरी तरह से असेंबली की शुरुआत हो जाती है। तो ल्यू 16 के सामने थर्ड स्टेट बहुत सारी डिमांड्स रखता है, जिस डिमांड में हम कहते हैं कि वो जो डिमांड थी, वो जो ग्रीवेंसेस थी, वो कुछ 40,000 लेटर्स पर थी, यानी 40,000 लेटर्स में लिखा गया था। इतनी सारी डिमांड्स थी वहां पर थर्ड स्टेट की, जो उन्होंने ल्यू 16 के सामने रखी। लेकिन ल्यू 16 ने क्या किया? ल्यू 16 ने उन डिमांड्स की तरफ आंख भी नहीं उठाई और उनको इग्नोर कर दिया। अब वो चाहते थे कि जल्द से यहाँ पर जो वोटिंग है हो जाए और मेरे हक में ज्यादा मेंबर्स आएंगे और हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे। इससे पहले कि वो टैक्सेस बढ़ाता, तो यहाँ पर थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट ने मेंबरशिप की बात और मेंबरशिप की डिमांड को उठाया। इस इशू को उठाया थर्ड स्टेट ने। इसने कहा कि जो आपने यहाँ पर मेंबरशिप रखी है, इस मेंबरशिप को आप पॉपुलेशन के हिसाब से रखें। इस मेंबरशिप को पॉपुलेशन के हिसाब से रखेंगे, तभी जो मेंबरशिप है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, या हम कह सकते हैं कि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा हमारी मेंबरशिप के साथ। ये जो डिमांड था, बहुत ही बड़ा डिमांड था और बहुत ही बड़ा चैलेंज था ल्यू 16 के सामने। तो ल्यू 16 ने यहाँ पर जो है इस डिमांड को रद्द किया। उसने कहा कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबरशिप नहीं देंगे। तो फिर इस बात पर जो है थर्ड स्टेट वहां पर वॉकआउट करता है, यानी थर्ड स्टेट जो है इस स्टेट जनरल से वॉकआउट करता है। वो नहीं चाहते हैं कोई भी बात करना तब तक जब तक कि उनको मेंबरशिप ना मिले, जो कि पहले 600 हुआ करती थी और थर्ड स्टेट और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की भी जो मेंबरशिप थी वो 600 थी। तो इसमें वो चेंज चाहते थे, लेकिन किंग ने उसको रिजेक्ट किया और फाइनली वो मूव करते हैं, वॉक आउट करते हैं इस स्टेट जनरल से। तो दो काजेस हम यहाँ जान गए हैं। पहला काज जो था, जो खुद फ्रांस की सोसाइटी थी, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। तीन हिस्सों में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स एग्जेम्प्टेड थे टैक्सेस से, वाइल एज जो थर्ड स्टेट था वही टैक्सेस पे कर रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रिविलेज थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट एंजॉय कर रहा था, थर्ड स्टेट बेचारे दर बदर भटक रहे थे। थर्ड स्टेट वालों को कभी ये मौका भी नहीं मिलता था कि वो किंग से जाकर बात करे, यानी जो शाही परिवार, शाही महल होता था, वो इन थर्ड स्टेट से कोसों दूर होता था, इनको वहां एंट्री भी नहीं मिलती थी। ये पहला काज। दूसरा काज, खुद जो ओल्ड रिजीम, जो वहां का सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो था उसका काज। क्योंकि 1700 में आपने देखा ल्यूस 14 पर तो ठीक चल रहा था, लेकिन 15 ने सारा जो गेम है वो बिगाड़ दिया, सारा जो सिस्टम है बिगाड़ दिया फ्रांस का। फिर 1774 में जब 16 आए, तो इसने देखा कि ट्रेजेडी में कुछ नहीं है, तो इसने उधर इधर हाथ मारने शुरू कर दिए, जिसका इसे सोल्यूशन लगा कि टैक्सेस को बढ़ाना होगा। अब टैक्सेस बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल बुलाया 5 मई को, लेकिन 5 मई को वो बढ़ा लेते, वहां पर थर्ड स्टेट ने वहां पर डिमांड उठाई कि हमारी मेंबरशिप को बढ़ा दे। इस मेंबरशिप के डिमांड को रिजेक्ट किया ल्यू 16 ने, और फाइनली जो थर्ड स्टेट है वो वॉक आउट कर देता है इस स्टेटस जनरल से। स्टेट जनरल से जब वो वॉक आउट करता है, तो वहां पर क्या होता है, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं इसके खिलाफ। और प्रोटेस्ट करते करते वो एक दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से हम इस असेंबली का पार्ट नहीं है, इस स्टेट जनरल का पार्ट नहीं है, हम जनरल असेंबली बना लेंगे, हम अपने लिए एक अलग पार्लियामेंट बना लेंगे जिसका नाम होगा जनरल असेंबली। और ये जनरल असेंबली क्या था, जब बहुत सारे प्रोटेस्ट चले
फ्रांस में इस बात पर कि हमारी मेंबरशिप को बढ़ा दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी रैलीज की, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारी स्पीच दी, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिसमें अबी सलीस और मीराबाई इंपॉर्टेंट हैं, जैकबिन क्लब के जो लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अपने पैम्पलेट्स निकाले, लोगों को अवेयर किया, लोगों को भड़काया, मोबिलाइज किया ल्यूज 16 के खिलाफ। और फाइनली वो जनरल असेंबली खुद को डिक्लेयर कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा कोई भी कनेक्शन स्टेट जनरल के साथ नहीं है, हम आज से एक नई असेंबली, जनरल असेंबली बनाते हैं और हम शपथ उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट। उसको हम बोलते हैं ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ये टेनिस कोर्ट वहां पर था जहां पर उन्होंने शपथ उठाई। एक टेनिस कोर्ट वहां पर हुआ करता था जहां पर ये सारे लोग थर्ड स्टेट के जुमा हुए और फाइनली वहां पर इन्होंने शपथ उठाई कि हम आज से कसम उठाते हैं कि हम फ्रांस में जो ये सिस्टम है इसको हटाकर एक नया सिस्टम लाएंगे, हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और खुद को हम जनरल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। तो फ्रांस में जो है कंडीशन खराब हो जाती है, लोग अब प्रोटेस्ट्स कर रहे थे। दूसरी तरफ इस जनरल असेंबली ने जो शपथ उठाई, जो इन थर्ड स्टेट्स ने शपथ उठाई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के काम में लग जाते हैं। ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मतलब काम में लग जाते हैं। सो हियर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इकोनॉमिक काज था इस फ्रेंच सोसाइटी का, जहां पर हमने पहले सोशल काज और पॉलिटिकल काज को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमें इकोनॉमिक काज को भी जानना होगा। इस इकोनॉमिक काज में हमको जानना होगा कि जो 1715 का टाइम था, 1715 में क्या था, वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कहा जाता है 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 आते आते ये जो है ये पॉपुलेशन अब 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी थी। आपने सोशल काज और पॉलिटिकल काज में देखा थर्ड स्टेट टैक्सेस बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ अब इकोनॉमिक काज में आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ चुकी है 23 मिलियन से 28 मिलियन। यानी जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। यानी इकोनॉमिक का प्रिंसिपल अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। इस डिमांड से क्या मुराद है, यहाँ पर फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई जो फ्रांस उस वक्त फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उनसे मैट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था। इस कर्जे की वजह से अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस सिचुएशन से डील करूं। तो ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ गया और फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं था तो ऑटोमेटिक वहां पर फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, यानी फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इस इंक्रीजिंग फूड प्राइस की वजह से भी जो थर्ड स्टेट था वो वहां पर सफर कर रहा था और फूड ग्रेन्स ना मिलने की इस सिचुएशन को या सिक्योरिटी ऑफ फूड को हम कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस। इस सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या था, वहां पर इनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड था और प्राइसेस हाई थे। तो इस प्राइसेस हाई की वजह से यहाँ पर हमने देखा कि जो थर्ड स्टेट था उसने 5 मई के बाद वॉकआउट करके प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, पॉलिटिकल रैलीज की, मीटिंग्स की। फाइनली उन्होंने वहां पर 20 मई को जो है उन्होंने ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट उठाया, उसमें शपथ ली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, खुद को जनरल असेंबली भी डिक्लेयर कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दूसरी ओर हुआ क्या, वहां पर विंटर भी हार्श था। इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने देखा एक तो यहाँ पर टैक्सेस हाई है, दूसरा यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तीसरा यहाँ पर प्राइसेस ज्यादा है और चौथा जो था वो ये कि इस बार सारे फसल जो है वो र्यूमर फैल गया कि जो किंग है वो वहां पर फायर ब्रिगेड्स लाकर फसल को खराब कर देंगे। वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर समझिए पहले इस सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है, एक दिन जो है वुमेन्स और जो वुमेन्स होती हैं
एक्चुअल में फ्रांस में ये कल्चर रहा है, जो वुमेन्स हैं वही सारा हाउस होल्ड का काम करती थी और बच्चों को पालना वगैरह, दूध, दुकानों से चीज़ें खरीदना, ये सभी इन्हीं का काम हुआ करता था। एक दिन क्या होता है, जब प्राइसेस हाई थे वहाँ पर सिचुएशन ऐसा था कि लोग कतारों में आकर जो है दुकान के सामने लग जाते थे और फिर अपनी टर्न का इंतज़ार करते थे। वो टर्न इसलिए वो शॉप से कुछ खरीदना चाहते थे, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती थी, उनको घंटों वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था, तब उनको दूध, ब्रेड या कोई और चीज़ मिल जाती थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि 2-2 3-3 घंटों इंतज़ार करके वहाँ पर जो शॉपकीपर था, 2-3 घंटे के बाद वहाँ पर अनाउंस कर देता था कि अब जो फूड है वो अवेलेबल नहीं है या दूध अवेलेबल नहीं है, और फिर उस पूरे जो वहाँ पर क्विक होता था, कतार होती थी, वो वापस घरों को मुड़ती थी और उनको भूखा सोना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। इसी बीच अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर लोग जो थे, यहाँ पर लोग वहाँ पर जो भीड़ खड़ी थी दुकान के सामने, तो वहाँ पर अचानक से दुकानदार ने जो है अनाउंस कर दिया कि फूड खत्म हो चुका है। जहाँ पर बच्चे भूख से तड़प रहे थे, दूध नहीं मिल रहा था, ब्रेड नहीं मिल रहा था। अब उन गुस्से में आकर लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकाला। इन सभी लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकाला और जुलूस बढ़ते-बढ़ते 7,000 के करीब पहुंचा। ये जो 7,000 के करीब लोग आगे जाकर जमा हुए, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिटी ऑफ पेरिस। यही जो है, यही मॉब, यही आपने ऊपर पेज पर देखा था, फर्स्ट पेज पर, कि ये जब क्राइसिस हुए, फूड क्राइसिस हुए, डिमांड बढ़ गया, प्राइसेस ज्यादा थे, फूड की इनअवेलेबिलिटी थी, दुकानों पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती थी, रश लगा होता था एक एक चीज के लिए। तो फाइनली यहाँ पर यही लोग जो है, थर्ड स्टेट के लोग, स्पेशली वुमेन्स जो उस भीड़ में खड़ी थी, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं टुवर्ड्स द सिटी ऑफ पेरिस, जो आपने इधर पेज नंबर फर्स्ट पर देखा था। और एक्चुअल में यही पेज नंबर फर्स्ट था जो हमने कल पढ़ा था। इसी पेज नंबर फर्स्ट ने हमें मजबूर किया कि हम फ्लैशबैक में जाए और वहां देखें कि एक्चुअली ये जो है इवेंट, ये जो एपिसोड है क्यों घटा। तो उसमें हमने फ्लैशबैक में जाकर ये सीखा, जो फ्रांस 18th सेंचुरी में था, ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी या उससे पहले, वो एक बड़ा अच्छा देश माना जाता था, रिच देश माना जाता था ल्यूस 14 के टाइम। लेकिन धीरे धीरे ल्यूस 15 ने वहां पर प्रॉब्लम्स कर दी, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व होकर ल्यूस 16 आए तो उसने ट्रेजेडी को खाली देखा, टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी ओर हमने देखा फ्लैशबैक में कि जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 क्लास में डिवाइडेड थी, फर्स्ट और सेकंड, हर एक प्रिविलेज एंजॉय करते थे, कोई टैक्स नहीं भरते थे। थर्ड स्टेट बेचारा पिस रहा था, हर एक परेशानी उसी को उठानी पड़ती थी। और फिर हमने जो किंग के बारे में पढ़ा कि वो टैक्सेस को बढ़ाना चाहता था। इस टैक्सेस को बढ़ाने के लिए उसने स्टेट जनरल बुलाई, जहां पर लोगों ने पहले ही डिमांड्स रखी थी। 40,000 के करीब लेटर्स में लिखा था उन्होंने, जिसको किंग ने देखा तक नहीं। और 300 जो वाला जो सिस्टम था मेंबरशिप का, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक बड़ा डिमांड रख दिया ल्यूस के सामने, जिसको ल्यूस ने रिजेक्ट किया और उन्होंने वॉकआउट किया, वहां से बाहर निकले। आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट्स किए और ये प्रोटेस्ट्स बढ़ते बढ़ते एक दिन ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट को जन्म देते हैं, जहां पर ये शब्द उठाते हैं कि हम फ्रांस को एक नया गवर्नमेंट देंगे, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटेस्ट्स हैं वो जारी होते हैं और लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी पिस रहे थे, जिसका बड़ा एक रीजन था पॉपुलेशन का बढ़ना, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का होना, फिर लोगों का भीड़ में कतारों में रहकर अपनी टर्न का इंतजार करके वहां से चीजें खरीदना। फिर जब वही लोग वहां पर एक दिन होते हैं और उनको वहां कोई रोटी नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती है, आउट ऑफ स्टॉक जब होता है शॉप, तो वही भीड़ जो है मूव करती है टुवर्ड्स द सिटी ऑफ पेरिस और आप पेज नंबर 1 से कनेक्ट हो जाते हो। और ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस
जो हमने आज पढ़े, लेकिन जो सारे रीजंस है अभी हमने डिस्कस नहीं किए, ये कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ। और इसके अलावा जो भी रीजंस होंगे वो हम आने वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही तक, इसको रिपीटेडली देखें। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।